नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी अड्डा पे। आज के इस लेक्चर में हम एजुटेरिया पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होने वाली एनुअल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के प्रश्नों का संकलन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम आज के जो करंट अफेयर्स की शुरुआत है वो हम भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट से करते हैं, और ये आपके लिए आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की बात करें, जो कि 6ठा संस्करण था। जारीकर्ता में सबसे पहले आपको देखना है कि जो रिपोर्ट होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया हुआ है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण का जो 6ठा संस्करण है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, या स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें विभिन्न जनसंख्या के जो वर्गीकरण होता है, लाइक 1 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 लाख से कम जनसंख्या, 1 लाख से लेकर के 3 लाख की जनसंख्या, और 3 लाख से लेकर 10 लाख, और 10 लाख से लेकर 40 लाख, इस तरह की जनसंख्या का कैटेगराइजेशन किया गया है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो सबसे स्वच्छ शहर है वो है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और फास्टेस्ट मूवर सिटी की अगर हम बात करें तो ये होशंगाबाद, और ये भी कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में है। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी की अगर पूछता है तो 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में बीटा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या की श्रेणी की अगर बात करता है तो इसमें नई दिल्ली और होशंगाबाद को आया फास्टेस्ट मूवर सिटी के रूप में। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है आपको वो वही है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी वाला आपसे प्रश्न पूछेगा। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि 10 से 40 लाख जनसंख्या में नवी मुंबई, और 40 से अधिक वाली जनसंख्या में अहमदाबाद को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले 13 राज्यों में अगर हम बात करें, जहां 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्य की अगर हम गणना करें तो सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है किसको, छत्तीसगढ़ को मिला है। और फास्टेस्ट मूवर स्टेट की अगर हम बात करें तो कर्नाटका को मिला है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले 14 राज्यों में अगर देखेंगे तो 100 से अधिक शहरी निकाय वाले 13 राज्य का पहले हमने देखा कि सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला था। वहीं 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले 14 राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड झारखंड को लगातार दूसरे वर्ष मिला है। वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। वहीं गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी और रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया है। अहमदाबाद कैंट छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया हुआ है। तो बहुत सारे हमारे देश में कैंट है, अर्थात छावनी बोर्ड है, तो इसमें अहमदाबाद कैंट छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ यानी क्लीनेस्ट छावनी बोर्ड घोषित किया हुआ है। बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीज़ की अगर हम बात करें जो फीडबैक के मामले में, तो ये लखनऊ को मिला है। और वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में कुल 4320 शहरों में भाग लिया, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण भी कहा गया है। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3 स्टार और 5 स्टार जो रेटिंग होता है वो शहरों को दिया गया है, और 5 स्टार के तहत टोटल जो शहर चुने गए हैं वो 9 शहर, वहीं 3 स्टार के तहत 143 शहरों को चुना गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लौर और देवास शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीते। तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा, और यहाँ से ये वाला प्रश्न ध्यान में रखना है कि वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। वहीं गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी और रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया है। इसके बाद है हमारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में 2021 देखते हैं कि क्या है इसमें। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की बात करें तो ये बेंगलुरु स्थित, ये जो इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा पब्लिकेशन जारी किया गया है। और इसमें देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की अगर स्थिति की बात करें, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 PAI के नाम से जाना जाता है। और बड़े राज्यों में जो ओवरऑल परफॉर्मेंस पब्लिक अफेयर इंडेक्स में देखेंगे तो ये केरल राज्य को मिला है। वहीं छोटे राज्यों में सिक्किम को ये अवार्ड गया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो पौंडीचेरी को यह अवार्ड मिला है। इस सूची में यहाँ ध्यान रखिएगा आपके बिहार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सूची में बिहार का स्थान 17वां रहा है, जिसका स्कोर 1.343 है।
जो स्कोर है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपसे पूछेगा कि बिहार का स्थान पब्लिक अफेयर इंडेक्स में क्या रहा, तो 17वां रहा। वहीं अगर हम लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में अब आपको देखना है कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है नेशनल लॉजिस्टिक सूचकांक। यहाँ देखिएगा, ये जारी किया जाता है नेशनल लॉजिस्टिक सूचकांक 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो ये याद रखना आपको कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, या लीड्स 2021 अगर आपको दिखे तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक सबसे पहले क्या याद रखना है, इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। वहीं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अगर हम स्थान की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो प्रथम स्थान गुजरात का रहा और वहीं द्वितीय स्थान रहा हरियाणा का। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान गुजरात और द्वितीय स्थान हरियाणा का रहा। पिछले रिपोर्ट की तुलना में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। अब अगर हम बात करें बिहार का, तो इसमें बिहार का क्या स्थान रहा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में बिहार का स्थान 19वां मिला है। और बिहार का जो ये स्कोर है, यहाँ देखिएगा बिहार का स्कोर 2.77 रहा। तो जैसा कि हमने बताया कि स्कोर को ध्यान नहीं रखना है, इसमें पोजीशन इसको ध्यान रख लीजिए कि इसका स्थान क्या रहा था। तो बिहार का जो स्थान रहा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में वो क्या रहा, 19वां रहा। और वहीं प्रथम स्थान गुजरात का रहा। जारी किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। इतनी बातें आपको माइंड में रखना है। अब अगर हम वर्ष 2021 में के भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची की बात करें तो टॉप 10 में देखिएगा सबसे ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पुलिस वाला जितनी भी रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य क्या होता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस स्टेशनों को सुधारना है, इम्प्रूव करना है। तो प्रथम स्थान रहा सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। वहीं द्वितीय स्थान गंजम जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि वर्ष 2021 के भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, प्रथम स्थान किसको मिला, तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली को मिला। आगे देखते हैं। अगला जो रिपोर्ट है हमारा वो है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 और 2021। तो सतत विकास लक्ष्य जिसको हम बोलते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये जो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक है यानी SDG इंडिया इंडेक्स है, यह रिपोर्ट जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। कोई भी रिपोर्ट जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक सबसे पहले आपको याद रखना है कि SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सबसे जो पहला स्थान मिला है वो केरल को मिला है। तो प्रथम स्थान यहाँ देखिएगा केरल को मिला है। वहीं द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को साथ में मिला है और तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। तो आपको ध्यान में रखना है प्रथम स्थान केरल, द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। राज्यों में सबसे अंतिम स्थान देखिएगा यहाँ पर आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार का रहा। वहीं नीचे से दूसरा स्थान झारखंड का रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का रहा। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पूछता है अगर कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसका रहा, तो चंडीगढ़ का हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल प्रथम स्थान पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार सबसे अंतिम में था। विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन इसके इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। गरीबी नहीं तमिलनाडु, भुखमरी नहीं केरल, अच्छा स्वास्थ्य गुजरात। इट इज़ नॉट अप टू द इम्पॉर्टेंट कि आप इसको देख लीजिए, एक बार बस ओवरलुक हो जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा, इसको गो थ्रू हो लीजिएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की हम बात करते हैं तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की हम बात करें तो जिसको कि जारी किया गया था मार्च 2021 में। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो जारी किया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और यह रिपोर्ट को 2 श्रेणियों में बनाया गया। पहला कि मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर यानी बड़े शहर और मिलियन से कम आबादी वाले शहर यानी छोटे शहर को। तो बड़े शहरों में रहने योग्य अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम स्थान बेंगलुरु को मिला है। वहीं छोटे शहरों में रहने योग्य की बात करें तो प्रथम स्थान शिमला को मिला है जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान 13वां रहा। पटना का स्थान रहने योग्य बड़े शहरों में अगर हम बात करें तो 33वां स्कोर रहा पटना का। ध्यान दीजिएगा पटना का स्थान जो है वो 33वां रहा।
छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे कम जो रहा वो मुजफ्फरपुर का रहा। अब अगला रिपोर्ट देखते हैं। अब अगला रिपोर्ट हमारे पास है उच्च शिक्षण संस्थानों के इंडिया रैंकिंग। अब ये जो NIRF इंडिया रैंकिंग जो है, NIRF इंडिया रैंकिंग अब ये जारी किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया। अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब यहाँ देखिएगा उच्च शिक्षण संस्थानों में सबसे पहला जो ओवरऑल श्रेणी में हम बात करें तो IIT मद्रास को मिला है। वहीं विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में पड़ता है इसको मिला है। तो आपको बस ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। NIRF जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और यह इसका 6ठा संस्करण था। और ओवरऑल श्रेणी में सबसे पहला स्थान मद्रास यूनिवर्सिटी को मिला, यानी IIT मद्रास को मिला है। वहीं द्वितीय जो है भारत विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला है विश्वविद्यालय श्रेणी में। अब अगर हम बात करें द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का, तो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सबसे पहले ये देखना है कि किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया। भारत के सिर्फ 3 शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल किया गया। यानी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग होता है वो जारी किया जाता है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, और मात्र भारत के 3 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हुए, वो है बेंगलुरु, रोपड़ और इंदौर। यानी ये अपना जगह बना पाने में सक्षम हुए। विश्व के टॉप 3 विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि ब्रिटेन में है, द्वितीय स्थान कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि USA में है, और तृतीय स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी USA में पड़ता है। तो वर्ल्ड का ये 3 टॉप यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे। वहीं इंडिया से मात्र 3 जो शिक्षण संस्थान जो कि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल हुआ वो था IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। अगला इंडेक्स है हमारा IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। तो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 की बात करें तो जारीकर्ता जो है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा यह जारी किया गया है। और ओवरऑल पुलिस पॉलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है आंध्र प्रदेश का रहा, द्वितीय स्थान तेलंगाना का रहा, तृतीय स्थान असम का रहा। ओवरऑल पॉलिसिंग में सबसे खराब प्रदर्शन की हम बात करें तो देखिए सबसे खराब प्रदर्शन में बिहार का रहा। अगला प्रश्न है भारत नवाचार सूचकांक 2.0। तो भारत नवाचार सूचकांक 2.0 देखते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इसको बोलते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया है। तो ये 2 लोगों ने मिलकर जारी किया है, एक तो नीति आयोग, दूसरा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर ये जारी किया है। इस सूचकांक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब ये भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता आपको ध्यान में रखना है नीति आयोग और इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इसके अलावे इसको 3 भागों में बांटा गया, विभिन्न राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व राज्यों में। बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य की अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान कर्नाटक को मिला है। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान इनोवेटिव में हिमाचल प्रदेश को मिला है और द्वितीय उत्तराखंड को मिला है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करेगा तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दिल्ली का रहा और अंतिम स्थान लक्षद्वीप का रहा। इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019 एंड 20, यहाँ देखिएगा 2019 एंड 20। तो PGI मतलब होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसा है इसे 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिया गया है इसमें। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान रहा पंजाब का, वहीं द्वितीय स्थान रहा छत्तीसगढ़ का और अंतिम स्थान रहा लद्दाख का। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट में इस, तो यहाँ पर और कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 यह जो कि जनवरी 2021 में जारी हुआ था, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण था। अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे सहज न्याय प्रणाली देने में अगर हम बात करें तो 18 बड़े और मध्यम श्रेणी वाले राज्यों में जहां की 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, प्रथम स्थान रहा महाराष्ट्र का, वहीं द्वितीय स्थान रहा तमिलनाडु का। बिहार को 13वां स्थान इसमें मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो 67वीं PPSC आप देंगे
या कोई अन्य एग्जाम देने वाले हैं बिहार के, तो उसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है, बिहार का स्थान रहा 13वां। एक आंकड़ा थोड़ा यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि कानूनी सहायता मुहैया कराने में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, न्यायपालिका की सुविधा देने में नंबर 1 पर तमिलनाडु है, नागरिकों को पुलिस सेवा दिलवाने में नंबर 1 पर कर्नाटका है, बेहतर जेल सुविधा दिलवाने में राजस्थान नंबर 1 पर है, और यह रैंकिंग 4 आधार कानूनी सहायता, न्यायपालिका, पुलिस और जेल के आधार पर, ठीक है, कानूनी सहायता, न्यायपालिका, पुलिस और जेल के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये 4 इंडेक्स जो इसके बेसिस बनते हैं, तो ये चारों को ध्यान में रखना है। अगला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स। तो नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। नीति आयोग और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा एनईआर जिला एसडीजी रिपोर्ट जारी किया गया। तो ये कोलैबोरेशन में जारी किया गया है नीति आयोग और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। तो उत्तरी पूर्व क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान पूर्वी सिक्किम जिला को मिला है, द्वितीय स्थान उत्तरी त्रिपुरा को मिला है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये सिक्किम जिला और उत्तरी त्रिपुरा जिला दोनों सिक्किम और त्रिपुरा में पड़ता है। अगला है हमारे पास एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 और 21। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक क्या है, यहाँ देखिएगा, यह पहल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा और यूनिसेफ के कोलैबोरेशन में किया गया। एनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का रहा। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान किसको रहा, मध्य प्रदेश के। वहीं द्वितीय स्थान रहा ओडिशा को। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान रहा। पूर्वोत्तर राज्यों में 28 राज्यों में किए गए कुल सर्वेक्षण में यहाँ देखिएगा 28 राज्यों में बिहार का स्थान 22वां रहा और उत्तर प्रदेश का स्थान 20वां रहा। तो याद रखिएगा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ओवरऑल प्रदर्शन मध्य प्रदेश का रहा, लेकिन बिहार की हम बात करें तो 28 राज्यों में बिहार का स्थान 22वां रहा। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 को अगर हम बात करें तो यानी म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 21 के द्वारा जारी किया जाएगा। शहरी आवास मंत्रालय यानी आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है और इसको मार्च 2021 में जारी किया गया। इस रिपोर्ट को भी 2 श्रेणियों में बनाया गया। एक तो मिलियन से अधिक आबादी वाला नगर पालिका, वहीं मिलियन से कम आबादी वाला नगर पालिका। मिलियन से अधिक आबादी वाला नगर पालिका की हम बात करें तो प्रथम स्थान इंदौर का रहा। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान इंदौर का रहा। वहीं मिलियन से कम जनसंख्या वाले में श्रेणी में देखेंगे तो प्रथम स्थान नई दिल्ली को रहा। पटना नगर पालिका का स्थान यहाँ देखिएगा 16वां रहा। 1 मिलियन से अधिक यानी जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन गुवाहाटी का रहा। वहीं 1 मिलियन से कम नगर पालिका वाले में सबसे खराब प्रदर्शन शिलोंग का रहा। शिलोंग कहाँ पर पड़ता है, मेघालय। इसके बाद हम देखेंगे वर्ष 2021 के विभिन्न ऑपरेशन। उससे पहले देखते हैं यहाँ देखिएगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो ये देख लीजिए एक तो फासी जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है के द्वारा सितंबर 2021 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 3रा संस्करण निकाला गया और यह रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंडों के अनुसार राज्यों का प्रदर्शन दिया गया है और इसमें प्रथम स्थान खाद्य सुरक्षा में बड़े राज्यों में गुजरात का रहा। वहीं द्वितीय में केरल का रहा। अगर हम बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 5वां रहा। तो ये ध्यान रखना है कि खाद्य जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जारी किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो फासी के द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम स्थान गुजरात का रहा। अब वर्ष 2021 के विभिन्न ऑपरेशन की हम बात करें तो ऑपरेशन देवी शक्ति ये विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति उसका उद्देश्य देखिएगा। सबसे पहले कि ऑपरेशन का नाम क्या है, उसके बाद किस मंत्रालय के द्वारा या किसके द्वारा शुरू किया गया। उस तीसरा चीज़ जो देखना है आपको कि उद्देश्य क्या था इसका। ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि विदेश मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो मिशन चलाया था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा अफगानिस्तान से भारतीय को रेस्क्यू करने के लिए जो मिशन चलाया गया था एयरक्राफ्ट से, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्लॉ के द्वारा
शुरुआत किया गया और इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए विकलांग लोगों के लिए एक टीम गठित किया था और यह विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। तो इसको हम नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, जो कि भारत सरकार के ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए विकलांग लोगों के लिए एक टीम गठित किया था। अगला है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था और भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया यह अभियान था ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, देखिए ये जो ऑपरेशन नमस्ते था, इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड, जो हैंड शेक का जो कस्टमरी होता है इंडियन सेना में जब आप मिलते हैं, तो इसकी जगह पर ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। अगला है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, यहाँ देखिएगा विदेश मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जिसको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं टिक लगाते रहूँगा, आप उसको ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा अफगानिस्तान से रेस्क्यू के लिए और इंडियन को, और ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया गया था और इसमें विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए किया गया था। ये वंदे भारत मिशन कोविड के समय में किया गया था। ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर की हम बात करें तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा यह भी जारी किया गया है और शुरू किया गया था और कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेद दवाओं को आपूर्ति करवाना था मेन मकसद इसका, अर्थात मेन जो ऑब्जेक्टिव था विदेश मंत्रालय का ऑपरेशन मिशन सागर के अंतर्गत। तो सागर के माध्यम से यानी सी के माध्यम से मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक सामग्री पहुंचाना। अगला है ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन प्रवाह का क्या उद्देश्य था और किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देखिए कोई भी चीज़ इतना अगर प्राइवेट जो होता है उसके लिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया था ओडिशा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को, मेडिकल सप्लाई जो कंटेनर था और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए। सो ड्यूरिंग द कोविड जब हमारे पास एक ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ था तो भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जारी किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में क्या किया गया था? ऑक्सीजन सप्लाई का प्रवाह को कंटिन्यू रखा गया था। विदेशों से हमारा जो नेवी के जहाज थे वो क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन कंटेनर और मेडिकल सप्लाई ला रहे थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु का। तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसमें कोविड जब शुरुआती दिनों में था तो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो 2 चीज़ ध्यान रखना, ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी के द्वारा, इसमें शुरुआती दौर में जब कोविड हुआ था तो मालदीव में फंसे हुए बंदों को लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। लेकिन जब सेकंड फेज में आप देखेंगे, जब आप पीक पर था कोरोना तो उस समय ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, तो फिर अगेन इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया जिसमें इसकी ऑक्सीजन के कंटेनर और मेडिकल सप्लाई को प्रोवाइड करवाया गया था। ऑपरेशन सियोजीट। ऑपरेशन सियोजीट जो है भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति, खाद्य श्रृंखला को मजबूती माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा याद रखिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन प्रवाह इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑपरेशन ओलिविया और ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा की अगर हम बात करें तो बीएसएफ के द्वारा ये ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया था राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए यह ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा जारी किया गया था। विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची की अगर हम बात करें तो टाइम्स मैगजीन्स 2021 में विश्व के 100 सबसे प्रभावित शक्तिशाली व्यक्तियों की हम बात करें तो इसमें कुल 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया था टॉप 100 में, जिसमें से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि टाइम्स मैगजीन 2021 में विश्व के 100 सबसे प्रभावी व्यक्तियों में भारत के कुल 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया, जिसमें एक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दूसरा
सीएम ऑफ बंगाल ममता बनर्जी एंड तीसरा आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ। अगला है 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। तो विश्व के टॉप 500 उद्योगों में भारत का केवल 7 कंपनी शामिल हुआ है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि विश्व के टॉप 500 उद्यमों में भारत के कितनी कंपनियां शामिल हुआ, तो 7 कंपनियां शामिल हुआ। और ये किस में शामिल किया गया था? 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में। अब इसके बाद हम देखेंगे हुरन इंडिया रिच लिस्ट। तो हुरन इंडिया रिच लिस्ट में देखिएगा टोटल भारत में अरबपतियों की संख्या यहाँ देखिएगा। इसके अनुसार इस रिच लिस्ट के अनुसार जो है 237 अरबपति भारत में है। प्रथम स्थान मुकेश अंबानी का रहा, वहीं द्वितीय स्थान गौतम अदानी का रहा और तृतीय स्थान शिव नादर का रहा। HCL टेक्नोलॉजी के हैं। अब अगला देखते हैं, विश्व के 100 सबसे प्रशंसित 2021 जो वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड लोगों की अगर हम बात करें तो बराक ओबामा नंबर 1 पर हैं। वहीं पुरुषों में नरेंद्र मोदी का स्थान जो है 8वां रहा। महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा का स्थान 10वां रहा। तो ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्या पूछेगा एग्जामिनर, नोबडी नोज। फॉर्च्यून इंडिया महिला लिस्ट 2021। तो फॉर्च्यून इंडिया महिला लिस्ट 2021 की अगर हम बात करें तो भारत के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो जारी किया गया है इसमें, तो नंबर 1 पर इसमें फॉर्च्यून इंडिया महिला लिस्ट 2021 में पहला स्थान निर्मला सीतारमण को दिया गया। ये निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर। अगला देखिएगा फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची 2021। तो फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची 2021 की हम बात करें तो फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो जारी किया गया था उसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, मल्होत्रा, किरण मजुमदार शाह और फाल्गुनी नायर। इसके बाद हम देखें महंगे शहर की अगर हम बात करें तो 2021 में विश्व के सबसे महंगे टॉप 10 सूची शहरों की सूची में देखिएगा सबसे प्रथम स्थान अशगाबाद। ठीक है, अशगाबाद ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है और द्वितीय स्थान हांगकांग और तृतीय स्थान बेरूत लेबनान में पड़ता है। अमेरिका का कोई जो टॉप 10 कॉस्टलिस्ट शहर की हम बात करें तो अमेरिका का कोई शहर इसमें शामिल नहीं था। अब ये इसमें दिया है फटाफट 100.com, यानी आपको 100 जल्दी से जल्दी वन लाइनर हम कवर कर देते हैं। राष्ट्रीय में सबसे पहले देखते हैं भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, तो इंदौर को घोषित किया। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया, इंदौर को। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो चेन्नई से। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो चेन्नई से। भारत का पहला सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये हैदराबाद में। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला, तंजावुर में। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया, तेलंगाना ने। अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, प्रियंका मोहिते बनी। अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो लक्षद्वीप। अगला है ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना, तो हरियाणा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किसे मेट्रो रेल ने भारत के पहले सबसे हल्की मेट्रो रेल लॉन्च किया जिसमें एल्यूमिनियम से बनाया गया, तो ये पुणे मेट्रो के द्वारा बनाया गया भारत के सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और ये बना हुआ है एल्यूमिनियम का। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो ओडिशा ने। तो याद रखिएगा भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना जो है ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है। 11 है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ किया गया, गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। 12 है 12 रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना, इंपॉर्टेंट है वाराणसी। रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना, वाराणसी बना। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया, जयपुर में खोला गया। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो गोवा में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया गया, तो हिसार से चंडीगढ़। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया,
तो भारत का पहला पेपरलेस बजट जो पेश किया गया था 2021-22 के लिए किया गया था। और भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा किया गया है? सांची, मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सूरत में। भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ की गई? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। अब देखिएगा, भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो सागरिका। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को। और ये जनजातीय दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया गया। तो कब मनाया गया? 15 नवंबर 2021 को भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है गगनयान। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? तो गुवाहाटी में। याद रखिएगा, दुनिया का पहला जेनेटिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया गुवाहाटी में। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया? गुलमर्ग, कश्मीर में। किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। म्यूजियम ऑन व्हील्स कोलकाता में। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दालचीनी की संगठित खेती, एक तो केसर वाला पूछता है जो कि श्रीनगर यानी कश्मीर में है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ है? तो जो भारत का सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है वो रानीखेत, उत्तराखंड में पड़ता है। वहीं भारतीय नौसेना के द्वारा विश्व के सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया में प्रदर्शित किया गया था। ये कहाँ प्रदर्शित किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में पड़ता है। यानी गेटवे ऑफ इंडिया पे भारतीय नेवी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई पर। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, वहीं इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ में। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? हिमाचल प्रदेश में खोला गया। यानी अगला है, भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? कारगिल में किया गया। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? तो भारत पे ने लॉन्च किया। भारत पे जो आपका डिजिटल ऐप है, मोबाइल ऐप, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी किया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। महिलाओं और उनके पति की पैतृक संपत्ति सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना है। तो महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व यानी साथ साथ जो स्वामित्व है ये देने वाला महिलाओं को उत्तराखंड बन गया है पति के साथ। तो अगला है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। अगला प्रश्न है, ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्तिकर्ता का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। तो इस चीज को ध्यान। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन। तो सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या है? ओमिक्रॉन है। और का पहला मामला जो है किस देश में देखा गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला जो मामला है वो कहाँ देखा गया था? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया? तो कर्नाटक में देखा गया। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाले पहला देश कौन बना? तो इंडोनेशिया। तो एक नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला जो देश बना इंडोनेशिया बना। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट दक्षिण कोरिया में। K2 के शिखर को फतह करने वाले विश्व का सबसे कम उम्र के पर्वतारोही का नाम क्या है? तो सहरोज काशिफ है, पाकिस्तान से है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, विश्व की पहली चालक रहित यानी सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में
कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाले पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन है? टीवीएस मोटर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी? तो बांग यामपिंग बनी। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बना? तो विलियम सैटनर बना। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व के पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने अंतरिक्ष में भेजा था? तो ये चीन के द्वारा भेजा गया, यानी विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह चीन के द्वारा भेजा गया। SDG-SAT-1 को किसके द्वारा भेजा गया? चीन के द्वारा भेजा गया। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला गया? दुबई में। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका ORCA कहाँ शुरू किया गया? तो ये आइसलैंड में शुरू किया गया है। योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जाग्रेब क्रोएशिया में शुरू किया गया। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी का नाम बताना है आपको। तो ये बना है रेन्यू पावर। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा स्टेशन बना? तो विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप जो बना है वो डेनमार्क उत्तरी सागर में बना। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस ऑपरेटर कौन बना? तो भारत यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस ऑपरेटर बना है एयर एशिया इंडिया। क्वेश्चन नंबर 58 है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो भारत बना है। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है चीन। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? तो चीन में खोला गया है। विश्व के पहले सीप टनल स्टैड सीप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नॉर्वे में किया जा रहा है। तो विश्व के पहले सीप टनल स्टैड सीप टनल का निर्माण नॉर्वे में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो असम के द्वारा। तो भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन जो है असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला और सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी? तो इसका नाम है द चैलेंज। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म जो बना है उसका नाम है द चैलेंज। भारत का पहला वन जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। भारत का पहला वन जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो IIT गुवाहाटी में। भारत की पहली लीगो परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो हिंगोली में। तो भारत की पहली लीगो परियोजना कहाँ शुरू किया गया? हिंगोली में। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो वोल्ट को किसने शुरू किया गया? तो IIT मद्रास ने शुरू किया है। तो ये भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर तो IIT मद्रास ने ये लॉन्च किया है। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बना? तो गूगल इंडिया बना। तो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला प्रौद्योगिकी कंपनी बना गूगल इंडिया। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर IIT गुवाहाटी के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक शुरू किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट, ये तो याद रखिएगा पक्का, भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? इसका नाम है धवन-1। तो धवन-1 का जो परीक्षण है भारत का निजी स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट। खेल कूद वाले प्रश्नों के अंतर्गत हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से यानी पिंक बॉल से किस देश के खिलाफ खेला? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट मैच यानी पिंक बॉल किस देश के साथ खेला था? तो बांग्लादेश के साथ खेला था। तो याद रखिएगा, पिंक बॉल के साथ जो डे नाइट मैच है पुरुष टीम के द्वारा बांग्लादेश के साथ, वही महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था। क्वेश्चन नंबर 79 है, विश्व में पहला डे नाइट
टेस्ट मैच किस के बीच में खेला गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन क्रिकेटर बनी? स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी? तो अंशु मलिक बनी। याद रखिएगा इनका नाम। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है? तो अंशु मलिक बन गई है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता? तो न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 83 है, विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो वंदना कटारिया बनी। क्वेश्चन नंबर 85 है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में एक इनिंग में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? तो एजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले प्रश्नों की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 से आता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा कहाँ बन गया? तो ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जेवर में, उत्तर प्रदेश में। तो ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या जेवर हवाई अड्डा के नाम से भी फेमस है। तो भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में विकसित किया। भारत का पहला घास संरक्षण के क्षेत्र जो है रानीखेत उत्तराखंड में विकसित किया गया है। 88 है, पूर्ण नवीनीकरण PVC प्लास्टिक सेवा से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया गया है? तो HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत का सबसे बड़ा यानी 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बनाया जाएगा गेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन जीव कार्य योजना लॉन्च किया है? तो वन जीव कार्य योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, और इसने 2021 से लेकर 2030 तक का वन जीव कार्य योजना जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत का पहला डुगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय है डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो पाक की खाड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये याद रखिएगा, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व संस्थान कहाँ खोला गया मतलब किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पाक की खाड़ी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 92 है, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में किया गया। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो चेन्नई तमिलनाडु में किया जा रहा है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चामोली उत्तराखंड में। तो भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन चामोली उत्तराखंड में किया गया। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भी उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, जैव ईंधनों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये IIT हैदराबाद में किया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ब्रजपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये बालासोर ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 101 लाइनर प्रश्न थे उसको मैंने कवर कर दिया। अब ये जो प्रश्न है ये है आपको ब्रांड एम्बेसडर से, तो दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा। ये वर्ष 2021 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर से है, तो इसको हम कवर करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स का भी कवर इसमें किया है। तो एक दो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा, जैसे लाइक फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कुलदीप हांडू, और वही नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। वैसे इट इज़ नॉट अप टू द इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कभी कभी इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं वर्ष 2021 के भारत में आए तूफान एवं मनाए गए महोत्सव के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत में आए चर्चित तूफान और चक्रवात की अगर हम बात करें तो देखिएगा, सबसे जो पहला है इसके अंतर्गत दिसंबर 2000 इसमें जो कवर किया हुआ है ये जवाद। तो जवाद जो है चक्रवात जवाद 2 दिसंबर 2021 में आया था। तो ये नामकरण जो है ये सऊदी अरब, जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपने नहीं देखा हमारा वीडियो तो नामकरण पर, चक्रवात के नामकरण पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। वीडियो आपको करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
तो उसमें आपको मिलेगा कि किस तरीके से चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। तो जवात जो चक्रवात था वो नामकरण दिया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा। ये प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तट। ठीक है, तो जवाद का अर्थ क्या होता है? जवाद का अर्थ होता है उदार। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा, जवाद चक्रवात जो है दिसंबर 2021 में आया था और इससे प्रभावित क्षेत्र थे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। वहीं शाहीन की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर अरब सागर में आया था। कहाँ आया था? पूर्वोत्तर अरब सागर में आया था और ये नामकरण कतर के द्वारा दिया गया था। गुलाब की अगर हम बात करें, चक्रवात गुलाब, तो गुलाब जो है आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में आया था और ये पाकिस्तान के द्वारा, तो गुलाब जो है नामकरण पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। वहीं चक्रवात यास जो काफ़ी चर्चा में भी था, तो जवाद और यास के देखिएगा मई 2021 में आया था, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हिट किया था और इसका अंग्रेजी अर्थ होता है जैस्मिन, यास का मतलब, और ये ओमान के द्वारा दिया गया था। तौकते, चक्रवात तौकते जो है मई में आया था और ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक को हिट किया था। किसको हिट किया था? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक को हिट किया था। क्वेश्चन जो है बनाएगा कि चक्रवात तौकते से प्रभावित होने वाले राज्य इस तरह से बनाएगा, तो तौकते देखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका यानी वेस्टर्न साइड में। वहीं यास जो आया था, तौकते वेस्टर्न साइड में, यास जो है ईस्टर्न साइड में। यास उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हिट किया था, वहीं तौकते गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी हिट किया था। तौकते का जो नामकरण है वो म्यांमार के द्वारा किया गया था, वहीं यास का नामकरण जो है वो ओमान के द्वारा किया गया था और जवाद का नामकरण सऊदी अरेबिया के द्वारा किया गया है। गुलाब का नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया और शाहीन का नामकरण कतर के द्वारा किया गया। चक्रवात बुरेवी तमिलनाडु और केरला, ये इसका नामकरण जो है मालदीव के द्वारा किया गया था। और निवार जो है ये आया था नवंबर 2020 में, ये तमिलनाडु और पौंडीचेरी को हिट किया था और इसका नामकरण जो है ईरान के द्वारा किया गया है। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट चक्रवात जो चर्चा में थे। अब हम बात करते हैं सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 का। तो विश्व में सबसे सुरक्षित शहरों में अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान कोपेनहेगन डेनमार्क का आया है और द्वितीय स्थान टोरंटो का आया है। दिल्ली की अगर हम बात करें सेफ सिटी वाले इंडेक्स में तो 48 पोजीशन आया है न्यू दिल्ली को। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महोत्सव और स्थल, जुड़े हुए स्थल। तो एप्पल फेस्टिवल महोत्सव, जैसा कि आपको मालूम है, एप्पल फेस्टिवल महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया और हिमालयन फिल्म महोत्सव जो है लेह में मनाया गया। तो हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह में, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंजिम में, अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है मेघालय में, और 11वां संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल, रज महोत्सव उड़ीसा, कलरब पक्षी महोत्सव जो है ये जमुई बिहार में मनाया गया था। तो याद रखिएगा, कलरब पक्षी महोत्सव, चेरी ब्लॉसम मेघालय और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर यूपी में मनाया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? झांसी में मनाया गया। वहीं गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया। केला महोत्सव कुशीनगर। माघ बिहू महोत्सव असम, जब बिहू जुड़ जाए तो समझिए असम। चाय महोत्सव असम। फिर है शिल्पी ग्राम महोत्सव असम, सिग्मो महोत्सव गोवा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड, आदि महोत्सव नई दिल्ली, कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला उड़ीसा, कनूम महोत्सव आंध्र प्रदेश, आइस क्लाइंबिंग नुब्रा वैली ले, आइस क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? नुब्रा वैली ले में। अट्टुकल पोंगल केरल। सांगकेन महोत्सव जल महोत्सव है, ये अरुणाचल प्रदेश में। सांगकेन महोत्सव एक जल महोत्सव है और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। राजा परवा उड़ीसा में, और बोनालू त्यौहार तेलंगाना में। साकरेन उत्सव बांग्लादेश, और साकरेन उत्सव के बाद हेरात पर्व जम्मू कश्मीर, और हरेला उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया गया। तो ये तो थे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट थे जो उसको मैंने कवर किया, हाईलाइट किया, उसको याद रखिएगा। वर्ष 2021 में हुए प्रमुख समझौता और ज्ञापन की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख समझौता और ज्ञापन के देखते हैं, टाइमलाइन के साथ है यहाँ पर। और AK-203 असॉल्ट राइफल्स की खरीद जो है
वो किया है भारत और रूस के बीच में हुआ है। तो AK-203 जो भारत राइफल खरीद रहा है वो रूस से खरीद रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौते अक्टूबर में हुआ था भारत और डेनमार्क के बीच में। वहीं अक्टूबर 2021 में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अकादमिक सहयोग के लिए एक समझौता हुआ भारत और क्रोएशिया के बीच में। कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी के सहयोग के लिए भारत और जर्मनी में अक्टूबर में समझौता हुआ था। जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग एवं ICR पर सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए भारत और भूटान में समझौता हुआ है। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और रूस में हुआ है। स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और नेपाल में जुलाई 2021 में हुआ था। जुलाई 2021 में ही कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीकरण के लिए भारत और गाम्बिया के बीच में ये समझौता हुआ। जून 2021 में लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच में हुआ। कृषि और संबंध क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच जून 2021 में हुआ। वहीं जून 2021 में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत और भूटान के बीच भी समझौता हुआ था। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच जून 2021 में समझौता हुआ। वहीं खनिज संसाधनों के क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके बीच हुआ। सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुद्दों पर मई 2021 में भारत और ओमान के बीच हुआ। अप्रैल 2021 में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में एक समझौता हुआ था। अप्रैल 2021 में ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी जो सहयोग हेतु समझौता किया गया भारत और जर्मनी के बीच में। तो याद रखिएगा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग समझौता किस देश के बीच हुआ है? भारत और जर्मनी के बीच में अप्रैल 2021 में। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए जो है समझौता, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये हुआ है इसरो और CNES जो फ्रांस का स्पेस एजेंसी है उसके बीच में। अप्रैल 2021 सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ था। जल संसाधन के क्षेत्रों में सहयोग हेतु भारत और जापान। ब्रह्मोस मिसाइल, तो ब्रह्मोस मिसाइल अब और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रह्मोस जुड़ते ही आपका दिमाग में रसिया जुड़ता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों के खरीद हेतु एक समझौता हुआ था मार्च 2021 में भारत और फिलीपींस के बीच में। व्यापार, आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता जो हुआ था फरवरी 2021 में भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ था। लालंदर, ठीक है, लालंदर यानी सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता हुआ है भारत और अफगानिस्तान में। तो ये फरवरी 2021 में था, अभी सिचुएशन बहुत चेंज हो गया है वहाँ का। फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा खास करके 67वीं BPSC के लिए अगर पूछता है तो इंपॉर्टेंट बन सकता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए बिहार सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बीच एक समझौता हुआ था फरवरी 2021 में। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत और IAEA के बीच जनवरी 2021 में ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और जापान के बीच हुआ था। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जनवरी 2021 में समझौता हुआ था। तो ये तो थे प्रमुख समझौते, एग्रीमेंट। अब भारत के प्रमुख पदाधिकारी 2021 की अगर हम बात करें तो एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव अजय कुमार, वित्त सचिव वर्तमान में TB सोमनाथन, राजस्व सचिव तरुण बजाज, वाणिज्य सचिव BR सुब्रमण्यम, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। जो कैग हैं, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वां कैग है ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। वहीं एक अगला है जो प्रश्न है वो भारत के महालेखा नियंत्रक CGA हैं दीपक दास। याद कन्फ्यूजन नहीं होना है, कैग और CGA अलग अलग है। कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां और भारत के महालेखा नियंत्रक हैं दीपक दास। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं GP सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं KK वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं चेतन शर्मा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना और ये 48वां है।
उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना 48th हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम याद रखना है पिनाकी चंद्र घोष। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार 25वें हैं। वायुसेना अध्यक्ष हैं BR चौधरी 27वें हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने यानी MM नरवाने 28वें हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्रा, ये 24वें हैं। अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। तो टोटल 3 हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक अन्य मेंबर में अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष होते हैं PM। तो जो भी PM रहेंगे वही अध्यक्ष होंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और इनके कार्यकाल में 3 साल की बढ़ोतरी भी किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। यहाँ देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। कॉम्पिटिटिवनेस आयोग, यहाँ देखिएगा प्रतिस्पर्धा आयोग को हमने कवर कर दिया अशोक कुमार गुप्ता। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15वें वित्त आयोग NK सिंह और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं BS चौहान। इनको नाम याद रखना है। अब अगर हम बात करें इसरो के अध्यक्ष का, तो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर K सिवान और DRDO के महानिदेशक हैं G सतीश रेड्डी। याद रखिएगा इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर K सिवन और DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं K विजय राघवन, यानी प्राइम मिनिस्टर के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार K विजय राघवन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। NIA प्रमुख हैं कुलदीप सिंह। CBI प्रमुख हैं सुबोध कुमार जायसवाल। IB प्रमुख हैं अरविंद कुमार और रॉ के प्रमुख हैं वर्तमान में सामंत कुमार गोयल। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी की अगर हम बात करें तो सुधा बालाकृष्णन। स्टेट बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा जो हैं वो स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं चरणजीत सिंह अन्ना। रेलवे बोर्ड के CEO हैं सुनीत शर्मा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के हैं सौरभ गर्ग। सांसद टीवी के पहले CEO कौन बने? तो रवि कपूर बने। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम वर्तमान में M वेंकैया नायडू और ये 13वां उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद और ये 14वां राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और ये 15वां प्रधानमंत्री हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू 13वां, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। वैसे तो लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को अपॉइंट किया हुआ है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और राज्यसभा के सदन के उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला 17वां है। राज्यसभा अध्यक्ष है M वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उप सभापति हैं हरवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव हैं PC मोदी और लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। तो ये तो था जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज। अब हम बात करते हैं वर्ष 2020-21 की प्रमुख नियुक्तियां की। तो प्रमुख नियुक्तियां में ये इधर स्लाइड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो दिया हुआ है ये हमने ऑलरेडी हालांकि कवर कर लिया। और हरि कुमार, जैसा कि आपने देखा था कि भारतीय नेवी के चीफ हैं वर्तमान में 25 में। और अगला है CISF के महानिदेशक शीलभद्र सिंह। भारत पे चेयरमैन, तो भारत पे जिस तरह से फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, उस तरह से भारत पे है और उसके चेयरमैन है वर्तमान में रजनीश कुमार। फिक्की के चेयरमैन बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है संजीव मेहता को। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं संबित पात्रा। और राज्यसभा के महासचिव बने हैं
प्रमोद चंद्र मोदी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बने हैं। वीवीएस लक्ष्मण। और टीम इंडिया के जो पुरुष खिलाड़ी की टीम जो है उसका कोच बने हैं राहुल द्रविड़। तो ये इम्पॉर्टेंट था। बाकी एक बार आप इधर से देख लीजिएगा, इसको आप मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दो 2021 में नियुक्त विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, तो इतना आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि एक बार अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चेंजेज हुआ है, प्रकाश श्रीवास्तव कोलकाता के बने हैं और पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर लद्दाख, सुधांशु धुलिया गुवाहाटी, डॉक्टर एस मुरलीधरन ओडिशा। और अगर हम बात करें वर्ष 2000 में, विभिन्न राजदूत कभी नहीं पूछता है, इसको पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां की अगर हम बात करें कुछ, तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में देखिएगा, वैसे एग्जाम में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां आता नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। मैं इसको वीडियो को स्क्रॉल कर देता हूं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। प्रोफेसर बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। जोफ एलार्डिस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ हैं। चलिए कुछ और अनइम्पॉर्टेंट, सत्या नडेला देख लेते हैं। सत्या नडेला को जो बने हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं कवर कर देता हूँ, राइट, सारे को कवर नहीं करूँगा। कैलाश सत्यार्थी को देखिएगा, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और पहले इसी कंपनी के सीईओ थे, तो अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन बन गए हैं। रमीज राजा तो पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। यहाँ देख लीजिएगा कि गीता गोपीनाथ को देख लीजिए। गीता गोपीनाथ को आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। सो भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं सोम्बी शार्प। और ऐसा और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक याद रख लीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो जेक सुलिवन है। वर्ष 2021 में विभिन्न विश्व में प्रमुख पद पर नियुक्त भारतीय और मूल के व्यक्ति। सो यहाँ आप देख सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियाँ अपॉइंटमेंट होता है वो कभी कभार पूछा जाता है। और अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा 17वां मिस यूनिवर्स 2021 विजेता कौन बनी? हरनाज संधू। तो हरनाज संधू जो है मिस यूनिवर्स 2021 बन गई हैं। और एंड्रिया मेजा जो थी 2020 का मिस यूनिवर्स थी। और इसके अलावे वर्ष 2021 में भारतीयों को मिले विभिन्न देशों के शीर्ष पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, तो भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो, तो भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो अवार्ड जो है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। इटली का नाइट ऑफ पाट गुल्फा ये दिया गया एसके सोहन राय को। स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड अमर्त्य सेन को, याद रखिएगा, स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड जो है अमर्त्य सेन को दिया गया है। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड किसको दिया गया है? श्यामला गणेश को। तो जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड जो है श्यामला गणेश को। अबू धाबी का शीर्ष नागरिक पुरस्कार MA यूसुफ अली को दिया गया है। फ्रांस का नाइटहुड ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो है गुनित मोंगा को दिया गया है। तो ये चीज़ें इसमें 2-3 जो याद रखने वाली है, वो भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो प्रधानमंत्री मोदी, जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड श्यामलाल गणेश, और एक है आपको अमर्त्य सेन वाला स्पेन का फ्रेंडशिप ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड, तो अमर्त्य सेन को ये मिला है। वर्ष 2021 में नियुक्ति विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक बार देख लीजिए। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी है ताशकंद, उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम, इसके राष्ट्रपति हैं शवकत मिर्जियोयेव। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा उज्बेकिस्तान, इसका उज्बेकिस्तानी सोम, और राष्ट्रपति हैं शवकत मिर्जियोयेव। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा है इसका कुवैती दिनार, प्रधानमंत्री हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और मुद्रा है टोग्रो, और इसके राष्ट्रपति हैं उखानीगिन सूरलेखू। तो मैं इसका कैपिटल्स एक बार पढ़ देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट
लगेगा उसका एक बार देख लीजिएगा आप। तो इजराइल है, इजराइल के कैपिटल है जेरूसलम, मुद्रा है शकेल, राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग और प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। सीरिया की राजधानी है दमिश्क और मुद्रा है सीरियन पाउंड। राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। वियतनाम के हैं, राजधानी है हनोई, मुद्रा है वियतनामी डोंग और प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वियतनाम के फोम मिन चिन और राष्ट्रपति हैं गुएन जुआन फुंक। इतना याद नहीं रहेगा आपसे, एक बार बस इसके राजधानी और मुद्रा देख लीजिए। कैपिटल जैसे जर्मनी का कैपिटल कहाँ पर है, बर्लिन में है, मुद्रा है यूरो। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो और मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रेन। स्वीडन का राजधानी है स्टॉकहोम। चेक गणराज्य का राजधानी है प्राग। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। स्लोवाकिया का राजधानी है ब्रास्टिलवा और इटली की राजधानी रोम। इटली का प्रधानमंत्री कौन है, मारियो द्रागी। और जॉर्जिया के राजधानी है तिबिलिसी और पुर्तगाल का राजधानी है लिस्बन। राष्ट्रपति है मार्सेलो रेवेला डी सोसा। तो चलिए अब हम इन शॉर्ट में अर्थात संक्षेप में वर्ष के 2021 के प्रमुख निधन वाले जो पर्सनालिटीज हैं उनको देख लेते हैं एक बार। पहला है हमारे पास बिपिन रावत। बिपिन रावत का जो संबंध है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये, और 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका मृत्यु हो गया। मी-17 V5 में ये जा रहे थे, इनका लेक्चर था वहाँ पर वेलिंगटन में और उसी के समय ये मी-17 का क्रैश हुआ रास्ते में और इनका निधन हो गया। तो ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। मिल्खा सिंह का जन्म तो हुआ था पाकिस्तान में, मृत्यु चंडीगढ़ में, और पद्मश्री अवार्ड से इनको 1959 में सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा था। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, तो ये याद रखिएगा कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ। वर्ष 2013 में इनके जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग, जिसका अभिनेता थे फरहान अख्तर। पुनीत राजकुमार की अगर हम बात करें तो ये कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे। और बाबा पुरंदरे एक लेखक और इतिहासकार रह चुके हैं और 2015 में इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2019 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार, इनका संबंध फिल्म इंडस्ट्री से है। विनोद दुआ एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। तारक सिन्हा क्रिकेट कोच रह चुके हैं। मन्नू भंडारी हिंदी लेखिका रह चुकी हैं, व्यास सम्मान से सम्मानित रही हैं। इसके अलावे अगर हम बात करें तो शिवशंकर मास्टर जो है दक्षिण भारतीय फिल्मों के कोरियोग्राफर के रूप में योगदान दिया इन्होंने। डॉक्टर सुरेश यादव सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक रह चुके थे। तो ये तो थे कुछ प्रमुख पर्सनालिटी जिनका निधन हुआ और इनके नाम आप एक बार बस याद रखिएगा कि इनका संबंध किससे था। रेस्ट ऑल और भी है लेकिन हम कवर नहीं करने जा रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप उसे पढ़ सकते हैं। वर्ष अब जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो है वर्ष 2021 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए एक एक कर हम देखते हैं सैन्य अभ्यास कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सा देश के द्वारा किया गया और आयोजन स्थल कौन था। तो सबसे पहला है एक्वेरियन का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में भारत और मालदीव के बीच में हुआ। ये थल सेना अभ्यास था और ये एक्वेरियन जो 2021 में हुआ है, ये आयोजन स्थल था इसका मालदीव। यहाँ पर आपको देखिए 4 सेक्शनों में डिवाइड है। एक तो सैनिक अभ्यास, माह, देश और सेना कौन सा था। तेज सेना करने का मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। आयोजन स्थल क्या रहा है, तो ये कुल 4 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है एक्सरसाइजेस को। अब यहाँ देखिएगा 32nd कॉर्पेट, तो 32nd कॉर्पेट जो है नवंबर 2021 में भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। ये नौसैनिक अभ्यास था, ये हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ। दोस्ती जो है नवंबर 2021 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ था। तो दोस्ती किसके बीच हुआ था, भारत, मालदीव और श्रीलंका का कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज था और इसका आयोजन स्थल था मालदीव। सिटमैक्स नवंबर 2021 में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच ये सिटमैक्स हुआ। 3 कंट्री इसमें शामिल हुए, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ये नौसैनिक अभ्यास था और ये अंडमान सागर में संपन्न हुआ। 6वां शक्ति 2021 नवंबर 2021 में भारत और फ्रांस में। तो सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। एक बार पहले आगे बढ़ने से पहले इन सारे को कवर कर देता हूँ। फिर से एक्वेरियन भारत और मालदीव, थनसेला अभ्यास था, मालदीव में आयोजन हुआ।
32 कॉर्बेट। नवंबर 2021 में भारत और थाईलैंड के बीच नौसेना अभ्यास था। दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच संपन्न हुआ। ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज था और ये मालदीव में हुआ था। सिटमैक्स में 3 कंट्री ने भाग लिया, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। नौसैनिक अभ्यास था, अंडमान सागर में हुआ। छठवां शक्ति 2021, तो शक्ति 2021 नवंबर 2021 में हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच थल सेना अभ्यास था और ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। ब्लू फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और ये वायुसेना का एक्सरसाइज है और इसका आयोजन स्थल इजराइल में हुआ था, ओबडा एयरबेस पर। कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच तीनों सेनाओं ने भाग लिया था और ये अरब सागर में आयोजन हुआ था। अगला है युद्धाभ्यास। तो युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास थल सेना का अभ्यास, ये एक्सरसाइजेज है और ये अलास्का में संपन्न हुआ था। संयुक्त सागर अक्टूबर 2021 में रूस और चीन के बीच नौसैनिक अभ्यास जापान सागर में हुआ था। अजय वॉरियर, तो छठवां अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच थल सेना अभ्यास है, ये उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। मालाबार युद्धाभ्यास भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ नौसैनिक अभ्यास था, बंगाल की खाड़ी में हुआ। मित्र शक्ति, 8वां मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना अभ्यास था, ये अम्पारा श्रीलंका में हुआ। जिमेक्स एक सिटमैक्स था, अब ये जिमेक्स आ गया। भारत और जापान के बीच नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में संपन्न हुआ। समुद्र शक्ति सितंबर 2021 में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास है, ये सुंडा जल मर्मद में हुआ था। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच थल सेना का अभ्यास है, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। ऑसीडेक्स, तो ऑसीडेक्स देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का है, ये नौसैनिक अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सिम्बेक्स का 28वां संस्करण सितंबर 2021 में भारत और सिंगापुर में हुआ था, नौसैनिक अभ्यास है और ये दक्षिणी चीन सागर है। यहाँ एक भूल मत कीजिएगा कि सिर्फ एक्सरसाइज और उससे संबंधित देश मत याद कीजिएगा। बीपीएससी ने एक बार पूछा था कि ये किस तरह का एक्सरसाइज है। तो काजीकंड भारत और कजाकिस्तान के बीच थल सेना अभ्यास है। वहीं जायेद तलवार भारत और यूएई के बीच एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास अबू धाबी में संपन्न हुआ है। अगला जो है वह है इंद्र 2021। तो इंद्र जो है एक्सरसाइज है वो भारत और रूस के बीच थल सेना अभ्यास है, ये रूस में संपन्न हुआ। कॉर्पेट जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर में हुआ। फिर भारत और यूरोपीय संघ के बीच इन यूनावफोर जो है भारत और यूरोपीय संघ के बीच अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ। बरून का 19वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच, बरून जो होता है भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है, अरब सागर में हुआ। ब्रज प्रहार का 11वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच थल सेना अभ्यास है। वकलूह हिमाचल प्रदेश में एक जगह है वकलूह, वहाँ पर ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच थल सेना अभ्यास हुआ। खंजर में भारत और किर्गिस्तान शामिल होते हैं और ये थल सैनिक अभ्यास है, बिस्केक में हुआ था। दस्तक में भारत और उज्बेकिस्तान शामिल होता है और ये थल सेना अभ्यास है, रानीखेत उत्तराखंड में हुआ। युद्ध अभ्यास 20वां युद्ध अभ्यास में भारत और अमेरिका शामिल हुआ और ये बीकानेर राजस्थान में। डेजर्ट नाइट पहला डेजर्ट नाइट है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेजर्ट नाइट ये भारत और फ्रांस के बीच में है, वायुसेना अभ्यास था, ये जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ था। ट्रॉपेक्स भारत ने किया खुद। ट्रॉपेक्स, सी विजिल, कवच और एम्पेक्स ये सभी जो है ये भारत ने खुद स्वयं एक्सरसाइज तीनों सेनाओं ने मिलकर किया था। और ये देखिए इसका जगह है हिंद महासागर, तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी और अंडमान। तो ये थे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस से प्रश्न बनते हैं। अब जो अगला प्रश्न बनता है वो प्रमुख सूचकांक से प्रश्न बनता है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस से एक प्रश्न रहता है। अब आगे जो वर्ष 2021 के प्रमुख सूचकांक है यहाँ से भी एक प्रश्न बनते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभिन्न रिपोर्ट और उसमें प्रथम कौन रहा और भारत का स्थान कौन रहा, हम ये देखेंगे। जारीकर्ता कौन है, इसको भी हम एक बार देखेंगे। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो है ये कुशमैन और बेकफील्ड के द्वारा जारी किया गया है और ये चीन प्रथम स्थान रहा, इसमें भारत का स्थान दूसरा रहा। यानी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान दूसरा रहा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 जो है जारी करता है लूबी इंस्टीट्यूट और ये प्रथम स्थान अमेरिका का रहा और इसमें भारत का स्थान रहा चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान चौथा रहा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021, तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है और अमेरिका इसमें विश्व
रिपोर्ट में पहला रहा और भारत का स्थान विश्व निवेश रिपोर्ट में 5वां रहा। अगला है द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। तो द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, अमेरिका पहला स्थान, भारत का स्थान 5वां। जलवायु जोखिम सूचकांक, तो जलवायु जोखिम सूचकांक जो है वो जर्मन बाज के द्वारा जारी किया जाता है और मोजाम्बिक पहला स्थान पर रहा। जलवायु जोखिम में भारत का स्थान 7वां रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन बाज के द्वारा ये भी जारी किया जाता है और प्रथम 3 में कोई नहीं आया था और भारत का स्थान इसमें टॉप 10 में था। ठीक है, तो 10वां स्थान इसमें रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 10वां रहा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस सिंगापुर इसमें पहला और भारत का स्थान 10वां रहा। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 10वां और जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 7वां। द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट में भारत का स्थान 6ठा और विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान 5वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 4था। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 2रा। अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा 14वां रहा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान 18वां रहा। फिर उसके बाद ग्लोबल, ये नहीं पूछेगा, आप जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए एक बार। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिका पहला, भारत का स्थान 40वां रहा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है 2021 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, भारत का स्थान विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वां रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है स्विट्जरलैंड और ये 46वां रहा भारत का स्थान। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वां, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वां, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां, समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 49वां। गुड गवर्नेंट इंडेक्स, तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 49वां रहा। तो याद रखिएगा गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 49वां। मीन इन स्विस बैंक नॉट रिक्वायर्ड वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53वां रहा। नॉर्वे इसमें टॉप किया है। वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट नॉट रिक्वायर्ड डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान 59 रहा। तो 59 भारत का स्थान किस में रहा? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका टॉप पर रहा और भारत का स्थान 63 रहा। इसके बाद है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 66वां रहा और वहीं अमेरिका टॉप पर रहा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। आयरलैंड टॉप पर रहा और भारत का स्थान 71वां रहा। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत का स्थान 71वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 66वां और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 71वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और 86 रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101 रहा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 87 रहा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 121वां। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 120वां और विश्व आर्थिक सूचकांक में टॉप पर रहा सिंगापुर, वहीं सतत विकास रिपोर्ट में टॉप पर रहा फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां पर भारत रहा। वहीं विश्व खुशहाली सूचकांक की अगर हम बात करें तो खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान मिला है 139वां। ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी जरूरी है, 140वां इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट के 3, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर जो मैंने बताया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101 था और विश्व वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां, विश्व खुशहाली सूचकांक में 139वां, ग्लोबल जेंडर गैप में 140वां और वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां रहा। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लीजिएगा, बाकी सभी याद नहीं हो पाएगा, इतना पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए कि सारे के सारे मगअप कर जाए। वो याद करने की कोशिश भी करेंगे तो आप बाकी दूसरी चीज़ भूल जाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय
थीम। तो आइए एक बार देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम जो दिया हुआ एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाएगा। और सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म इसका थीम था। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, वैल्यूइंग टॉयलेट्स। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर यानी डायबिटीज डेज। एसेस टू डायबिट्स केयर, तो डायबिट्स केयर, एसेस टू डायबिट्स केयर वाज द थीम। एंड विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर, अडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। विश्व शिक्षक दिवस, तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2021, रिकवरिंग बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, योगा फॉर वेल बीइंग। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, रिकवरिंग बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। विश्व ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। उसके बाद है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को ही मनाया जाता है, 20 जून को। और टुगेदर बी हील लर्न एंड साइन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसका थीम था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, कमिट टू क्विट इसका थीम था, कमिट टू क्विट विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंपॉर्टेंट है, 22 मई को मनाया जाता है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर नेचर ये इसका थीम था। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई 2021 को, टी एंड फेयर ट्रेड। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, हैशटैग अनस्टॉपेबल इसका थीम था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, रिस्टोर आवर अर्थ इसका थीम था। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2021 को, कॉम्प्लेक्स पास्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस 24 मार्च को, द क्लॉक इज टिकिंग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और वैल्यूइंग वाटर इसका थीम था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, और फॉरेस्ट रिस्टोरेशंस अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग इसका थीम था। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशंस इसका थीम था। वन विश्व जीव दिवस 3 मार्च को, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनेबल पीपल एंड प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एज एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, कंट्रीब्यूशंस एट द आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था। वहीं विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, रामसर कन्वेंशन के साइन होने के अवसर पर, और वेटलैंड्स एंड वाटर इसका थीम था। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, आई एम एंड आई विल इज द थीम ऑफ ये विश्व कैंसर दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट इसका थीम था। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट जो वर्ष के दिवस और उसके थीम। वर्ष 2021 के चर्चित पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को। तो असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए अवार्ड दिया गया। फिर 2021 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया। कोंकणी उपन्यासकार हैं ये। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दामोदर मौजो। वहीं 56वां असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को दिया गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 41वां जो मिला है असगर बजाहत। ठीक है, तो असगर बजाहत को मिला है, ये केरल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, ये देखिएगा एजू थाचन पुरस्कार 2021 पर भी मिल चुका है इनको, और इनको अन्य पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो व्यास सम्मान 2021 असगर बजाहत और ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां को कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी। इसके अलावा बुकर पुरस्कार 2021 की बात करें तो डेमन गलगुट को, तो बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट, और इनको किसके लिए दिया गया? द उपन्यास द प्रॉमिसेस।
इसके अलावा देखिएगा ये सारे सम्मान हैं। एक बार सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले मराठी उपन्यासकार हैं, इसको एक बार देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉट रिक्वायर्ड। खेल पुरस्कार यहाँ देखिएगा, ये वाला लिस्ट देख लीजिएगा खेल पुरस्कार में कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिएगा। 12 व्यक्तियों को दिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पुरस्कार का राशि जो होता है मेजर ध्यानचंद वाला में सबसे हाईएस्ट मेजर ध्यानचंद, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता था। और इसका एक बार देख लीजिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने कौन कौन व्यक्ति को दिया गया। दूसरी चीज़ हम दिखाएंगे कि किस पुरस्कार की राशि कितना है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो नीरज चोपड़ा को मिला है, क्षेत्र इनका एथलेटिक्स है ना, जेवलिन थ्रो है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। रवि कुमार कुश्ती में मिला है इनको और हरियाणा के रहने वाले हैं। लवलीना बुरगोहन मुक्केबाजी में असम की रहने वाली हैं। PR श्रीजेश हॉकी में मिला है इनको, केरल के रहने वाले हैं। और अवनी लेखारा पैराशूटिंग में मिला है इनको, राजस्थान के हैं। और सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में राजस्थान के हैं। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, प्रमोद भगत उड़ीसा के हैं। और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन राजस्थान के हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि प्रमोद भगत का जो संबंध है वो बिहार से भी है, ठीक है, तो ये बिहार के रिस्पेक्ट में भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन राजस्थान, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग हरियाणा, मिताली राज क्रिकेट राजस्थान, सुनील छेत्री फुटबॉल आंध्र प्रदेश, मनप्रीत सिंह हॉकी पंजाब। तो मनप्रीत सिंह, सुनील छेत्री, मिताली राज, मनीष नरवाल, कृष्णा नागर, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल, अवनी लेखरा, PR श्रीजेश, लवलीना बुरगोहन, रवि कुमार और नीरज चोपड़ा, ये 12 लोगों का नाम याद रखिएगा किसके लिए दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार का राशि होता है 25 लाख रुपया। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार में 5 व्यक्ति को मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के लिए और ये पुरस्कार राशि है 15 लाख, ठीक है, ये इनका नाम रहा। और याद देख लीजिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में भी 5 लोगों को मिला और जो लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख है, वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के लिए ये राशि 10 लाख रुपया है। तो ये तो थे जो लिस्ट जिनको अवार्ड इस बार मिला है, आप इसे एक बार गो थ्रू लीजिए। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को मिलता है, वहीं अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को देखिए 15 लाख रुपया मिलता है और अर्जुन पुरस्कार में 35 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है। तो एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वाला। अब आइए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 की अगर हम बात करें तो जटिल भौतिकी प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए ये तीनों व्यक्ति हैं जिनको कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये एक हैं पेरिसी जो कि इटली के हैं, वहीं मानेवे जो हैं ये जापान के हैं और हैसलमैन जो हैं जर्मनी को है। तो हैसलमैन, मानेवे और पेरिसी, तो हैसलमैन, मानेवे और पेरिसी को भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है जटिल भौतिकी प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए। वहीं अगर हम साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला है ये मिला है अब्दुल रजाक गुरनाह को। तो अब्दुल रजाक गुरनाह तंजानिया के हैं और इनको अब्दुल रजाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग और बरुणामय प्रवेश के लिए इनको दिया गया है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 की अगर हम बात करें तो 2 व्यक्तियों को यहाँ पर देखिएगा रसायन में मिला है बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को। तो C मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को रसायन के लिए मिला गया है। और वहीं फिजियोलॉजी या मेडिसिन में यह जो पुरस्कार है डेविड जूलियस और अर्देम पटापॉटियन को दिया गया है। तो पटापॉटियन को और डेविड जूलियस को फिजियोलॉजी और मेडिकल क्षेत्र में दिया गया है, वहीं बेंजामिन लिस्ट और C मैकमिलन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। वहीं शांति के क्षेत्र में अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो मारिया रेसा और दिमित्री आंद्रियेवे मुराटोव। तो दिमित्री मुराटोव याद रखिएगा, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को नोबेल के लिए ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आर्थिक के अर्थात इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है। डेविड कार्ड USA के हैं, गुइडो इम्बेंस जो कि USA के हैं और
जोसुओ डी एंग्रिस्ट, तो एंग्रिस्ट, एम्बेंस और कार्ड, एंग्रिस्ट, एम्बेंस और कार्ड, ये तीनों को मिला है आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, और तीनों के तीनों यूएसए से हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक पुरस्कार हेरेनियस प्लेक्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये जो इम्पॉर्टेंट था आपने कवर कर दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे व्यक्ति उनको। अब ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ था, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला है वो रिंग वॉन्डरिंग जापानी फिल्म को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र भिकू लाल जोशी गोदावरी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजोला मोलिनी चॉर्लेट। सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो 52वां फिल्म पुरस्कार में मिला है वो बाकलाब को मिला है। और सबसे अनुकूल राज्य उत्तर प्रदेश फिल्म शूटिंग के लिए दिया गया है अवार्ड 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी एक बार जो ये अवार्ड है अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। यहाँ से एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का किसको मिला है, ये जारी किया गया है 2021 में रजनीकांत को दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। रेस्ट ऑल। तो चलिए बाकी जो चीज़ें हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर पहले वीडियो में हम कवर कर देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका रेस्ट ऑफ पार्ट के लेकर के। तब तक इसको आप रिवाइज कीजिए।